अ वेरी गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आई एम ऋचा शर्मा और आज हम दिन में मिल रहे हैं दोबारा बिकॉज सुबह जब आपका डेली करंट अफेयर सेशन आता है उस स्लॉट में मैंने आज आपको 6 मंथली मिलिट्री एक्सरसाइजेस का वीडियो दिया था जिसमें हमने निमोनिक से A to Z जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं इनफैक्ट सभी मिलिट्री एक्सरसाइजेस जो आर्मी नेवी एयरफोर्स ने किए हैं, किसी और कंट्री के साथ या डोमेस्टिकली किए हैं, वो सब हमने कवर किए हैं। वीडियो नहीं देखा हो जरूर से देख लीजिएगा। 2024 6 मंथली प्लेलिस्ट आपको अलग से चैनल पे मिल जाएगी, उसमें बुक्स एंड ऑथर्स, अपॉइंटमेंट्स और मिलिट्री एक्सरसाइज हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। बाकी आने वाले टॉपिक धीरे धीरे और कवर करेंगे, ठीक है। सो इसलिए इवनिंग स्लॉट मैंने लिया है ताकि हम अब 5th और 6th ऑफ जुलाई के करंट अफेयर को तसल्ली से पढ़ सकें बिकॉज वी हैव सम टाइम नाउ। बिकॉज अभी जिन बच्चों के एग्जाम्स अपकमिंग है ना, सब 6 मंथली करंट अफेयर की बहुत हाई डिमांड कर रहे थे, इसलिए मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी उसको दे दिया। चलिए सो जी, आषाढ़ महीने का शुक्ल पक्ष हो चुका है चालू। विक्रमी संवत के हिसाब से पंचांग की तिथि अगर आप देखोगे तो आषाढ़ महीने का शुक्ल पक्ष चालू हो गया है। आज प्रतिपदा या प्रथमा है, यानी कि अब जो मून है धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा, राइट। कल अमावस्या थी, अब धीरे धीरे चांद बढ़ना शुरू होगा। आई एम सो हैप्पी टू सी डेली बेसिस पे इतने सारे बच्चे अब हमको मैसेजेस लिखने लग गए हैं। अभी एसएससी एग्जामिनेशन चल रहे हैं, सीएचएसएल के बच्चों के भर भर के मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम बहुत अच्छा करंट अफेयर का सेक्शन और जीए का सेक्शन बहुत अच्छे से हम अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। जितने क्वेश्चन आ रहे थे मैक्सिमम हम अगर रिवाइज किए हैं। कुछ एक बच्चों ने लिखा है कि मैंने रिवीजन नहीं किया था इसलिए 1-2 में कंफ्यूजन हो गया, लेकिन ढंग से पढ़ें तो 25 में से 25 हम आराम से ला सकते हैं। एक एसएससी सीपीओ बच्चे ने भी लिखा है कि सीपीओ ने आंसर की रिलीज की है, तो उसमें मैंने काफी अच्छा रॉ स्कोर किया है। 5 क्वेश्चन थे करंट अफेयर के, 5 के 5 में अटेम्प्ट कर पाया हूँ। ये कंपाइलेशन मैंने सिर्फ एसएससी के बच्चों का ही लिया है, अदरवाइज बैंकिंग के बच्चे लिख रहे हैं, स्टेट एग्जाम के बच्चे लिख रहे हैं, एंड आई एम इनफैक्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस वाले बच्चे लिख रहे हैं। सो आई एम रियली हैप्पी टू सी कि पहली चीज आप अच्छा करके आ रहे हो एग्जामिनेशन के अंदर, करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस के अंदर, और दूसरा आप ये चीज बता रहे हो सो दैट ये फीडबैक मैं बाकी बच्चों के साथ भी शेयर कर सकूं। बिकॉज सी, आप जहां से भी पढ़ रहे हो ना, वहां आपका कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। मुझे कॉन्फिडेंस है कंटेंट के अंदर, बट वो चीज मैं आपके अंदर इंस्टिल कैसे करूं, राइट। सो रादर देन वेस्टिंग योर टाइम इन रेफरिंग टू एन नंबर ऑफ यूजलेस सोर्सेज, बेटर है कि फ्यू वेरी गुड सोर्सेज से रेफर करो, और डेफिनेटली मैं पर्चों को उनमें काउंट करती हूँ। सो यू कैन रिलाई ऑन द कंटेंट दैट वी आर प्रोवाइडिंग, और बिंदास अच्छे से तैयारी करो, ठीक है जी। चलिए सो करंट अफेयर की स्टार्ट करेंगे हम। स्टार्टिंग करेंगे इंपॉर्टेंट डे के साथ। इंपॉर्टेंट डे में भी काफी इंपॉर्टेंट डे है, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स। इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव, सहकारिता जिसे हम बोलते हैं, उनसे रिलेटेड ये डे है। ध्यान दीजिएगा कि वैसे तो ये दिन किसी एक डेट को नहीं आता, ओके। ये पड़ता है फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई को, जुलाई का पहला सैटरडे, जैसे आज है जुलाई का पहला सैटरडे, तो उस दिन पड़ता है। लेकिन इस साल ये 6th ऑफ जुलाई को आ रहा है, ठीक है। आज क्या है, 6th ऑफ जुलाई है ना, तो 2024 में जो इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स है वो कौन सी तारीख को पड़ रहा है, 6th ऑफ जुलाई को पड़ रहा है। और इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वाई? बिकॉज 6th ऑफ जुलाई को हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन है उसका फाउंडेशन रखा गया था 2021 में। 6th ऑफ जुलाई 2021 के अंदर हमारी कोऑपरेटिव्स मिनिस्ट्री एग्जिस्टेंस में आई थी, जो अमित शाह लीड कर रहे हैं, ठीक है जी। इसलिए थोड़ा ध्यान में रखिएगा इस दिन को। और इसको 1923 से इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ऑब्जर्व कर रही है। थीम क्या है इस बार की? थीम इंपॉर्टेंट हो जाएगी मेरे ओपिनियन में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डे काउंट कीजिएगा और थीम अच्छे से ध्यान रखिएगा। कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल। सहकारिता क्या होती है? बहुत सारे लोग साथ में आते हैं ना कोऑपरेटिव्स बनाने के लिए। सो कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल, ये आपकी थीम रहेगी। और इसीलिए यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन जो अमित शाह जी हैं, वो एक कॉन्फ्रेंस भी इस ओकेजन पे होस्ट कर रहे हैं। होस्ट तो नहीं कहेंगे हम, एड्रेस कर रहे हैं, है ना। उसमें अपना एड्रेस देंगे। सहकार से समृद्धि, कॉन्फ्रेंस का क्या टाइटल है? सहकार से समृद्धि, यानी कि कोऑपरेटिव से हमारी जो समृद्धि होगी। और 102nd एडिशन है इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स का। और ये जो कॉन्फ्रेंस रखी जा रही है गांधीनगर गुजरात के अंदर आज ही कंडक्ट की जा रही है, ठीक है जी। और इसी के अंदर 50% असिस्टेंस, जो नैनो फर्टिलाइजर्स होते हैं ना, बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में आपको डालना होता है और बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, तो नैनो फर्टिलाइजर्स पे 50% का असिस्टेंस फार्मर्स को अनाउंस किया जाएगा अंडर AGR2 स्कीम फॉर द ईयर 2024-25। तो ये पोस्टर है। इस तरह के जो भी पोस्टर्स होते हैं आप उनको अच्छे से देखेंगे, क्योंकि इन पे पॉइंटर्स लिखे हुए होते हैं। एग्जामिनर इन्हीं पॉइंटर्स से, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से बनने जैसा होता है, यहां से फ्रेम कर सकता है क्वेश्चन। 102nd इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स ऑब्जर्व किया गया 2024 में। कब किया गया? 6 जुलाई को किया गया, ओके। और उसी में सहकार से समृद्धि कॉन्फ्रेंस रखी गई। कहाँ रखी गई? गांधीनगर गुजरात में रखी गई। 50% असिस्टेंस स्कीम अनाउंस की गई फार्मर्स को
परचेज करने के लिए नैनो फर्टिलाइजर्स AGR2 प्लान के तहत। ऑल्सो भारत ऑर्गेनिक आटा, भारत ऑर्गेनिक आटा, भारत आटा नहीं है, भारत ऑर्गेनिक आटा जो कि नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड बनाता है, उसको भी लॉन्च किया गया। ठीक है जी, क्लियर हो गई यहां तक की बातें? आ जाओ आगे। अब देखो एक अपडेट लो और इंपॉर्टेंट अपडेट लो। जैसे हमने टुकड़ों टुकड़ों में एक बार पढ़ा है कि 2025 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिक्लेयर किया है, याद है, पढ़ा था? ठीक है, इसी के साथ साथ ना 3 और तरीके से भी 2025 ईयर को सिग्निफाई किया गया है। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 4 इंपॉर्टेंट एरियाज बताए हैं जो 2025 के ईयर में फोकस में आएंगे। सो UNGA हैज डिक्लेयर्ड 2025 एज द ईयर ऑफ ऑल 4। कोई एक चीज नहीं है, 4 चीज है जो 2025 में सिग्निफिकेंस में रखी जाएगी। उनमें से एक है ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स भी है, ये 2025 इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स भी है, 2025 इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है, 2025 इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन भी है। बता दीजिए कौन सा कंट्री है जिसमें आखिरी ग्लेशियर भी खत्म हो गया? हमने थोड़े टाइम पहले लास्ट मंथ या लास्ट टू लास्ट मंथ पढ़ा था, फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने अपना लास्ट ग्लेशियर भी लूज कर दिया। ओके, सो ग्लेशियर प्रिजर्वेशन भी और 2025 इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट भी है। तो ये चारों चीजों का ईयर है 2025, ध्यान रखिएगा। ओके, चलो एक और इंपॉर्टेंट डे आता है और एक बार देखने जैसा है, वर्ल्ड जूनोसिस डे। जूनोसिस यानी इस तरह की बीमारियां जो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर होती हो, बैक्टीरिया वायरस किसी के भी थ्रू। ओके, सो जूनोसिस डिजीजेस हैं जो कि ट्रांसमिट होती हैं बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमंस, और ये भी 6 जुलाई को आता है। ल्यूइस पास्चर जो थे उन्होंने सबसे पहली वैक्सीन जूनोटिक डिजीजेस के लिए इस दिन 1885 में लगाई थी। ठीक है, और इसकी थीम है प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ जूनोटिक डिजीजेस। नेक्स्ट अब हम चलते हैं कुछ अपॉइंटमेंट पे। देखो अभी मैंने 6 मंथली अपॉइंटमेंट आपके लिए थे और उसमें PIB की डायरेक्टर जनरल याद करवाई थी मैंने, याद करो अब अच्छे से, अगर याद हो ही गई होगी तो। हमने शेफाली शरण याद की थी, लेकिन अब उनको आपको भूलना पड़ेगा क्योंकि उनको रिप्लेस कर चुके हैं एक और व्यक्ति, और वो कौन है? धीरेन्द्र ओझा जी, धीरेन्द्र ओझा। सो धीरेन्द्र ओझा आ चुके हैं PIB के डायरेक्टर जनरल के तौर पे, और इन्होंने रिप्लेस कर दिया है शेफाली शरण को। ध्यान दे दीजिएगा वरना निमोनिक एग्जाम में याद आ जाएगी, मुझे पता है, और गलत आंसर मार्क करके आ जाओगे। ठीक है, तो शेफाली शरण को किसने रिप्लेस किया है? धीरेन्द्र ओझा जी ने। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, और ये आ गए हैं। और अब PIB की जो भी पब्लिकेशन आएगी है ना, तो धीरेन्द्र ओझा जी रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। ओके, सो PIB की पब्लिकेशन डू इट, जल्दी से पब्लिश कीजिए PIB की न्यूज को, जल्दी से डू इट, डू इट, डू इट से याद रखिएगा धीरेन्द्र ओझा जी। ओके, नेक्स्ट, जज ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट शील नागू जी, शील नागू जी जो कि जज हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में, उनको अपॉइंट किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट को अपने नए चीफ जस्टिस मिल गए हैं, नाम क्या है? शील नागू, शील नागू। क्या पंजाब और हरियाणा की हाई कोर्ट अलग अलग है? ना ना, नहीं है ना, नागू। तो नागू जी को दोनों जगह का हाईकोर्ट क्योंकि कॉमन है पंजाब और हरियाणा की, इसलिए नागू जी याद रख लीजिएगा। नाग बना दीजिए, नहीं तो बहुत बढ़िया हिंट है आपके लिए, नाग ऐसे ही कुछ बनता होगा, नाग इमेजिन कर लेना भाई। ठीक है, बड़ा फनी सा नाग है ये, व्हाटएवर। सो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो हमेशा पास में नाग को बिठा के रखते हैं। ऐसे इमेजिन कर लीजिए, हम उनको तो नाग नहीं बनाएंगे ना, हम इतना डिसऑनर नहीं शो करेंगे। सो चलिए नेक्स्ट, डॉक्टर BN गंगाधर अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन। नेशनल मेडिकल कमीशन यानी राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के चेयरपर्सन यानी कि अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन? गंगाधर जी, BN गंगाधर। कैसे याद रखेंगे? कई लोगों का मानना है ना गंगा जल पीने से बहुत सारी बीमारियां बॉडी में चली जाती हैं। हाँ, तो बस ऐसे ही कर लीजिए, नेशनल मेडिकल काउंसिल में दवाइयां तो चलती हैं, कुछ लोगों के घरों में गंगा जल भी नेशनल मेडिकल काउंसिल जैसा ही काम कर रहा है भाई, है ना। गंगा जल पियो, काउंसलिंग चल रही है घरों घरों में, गंगा जल के छींटे लगाइए, गंगा जल पीजिए, अच्छा हो जाएगा। तो गंगा जल और नेशनल मेडिकल काउंसिल एसोसिएट करके याद हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, जस्टिस A मोहम्मद मुश्ताक, ही इज बीन अपॉइंटेड एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ केरला हाई कोर्ट। केरला हाई कोर्ट को अभी प्रॉपर अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, एक्टिव चीफ जस्टिस मिले हैं। क्यों? क्योंकि जो एग्जिस्टिंग थे चीफ जस्टिस AJ देसाई जी वो 4 जुलाई को रिटायर हो गए। जब तक प्रॉपर अपॉइंटमेंट हो एक्टिंग चीफ जस्टिस लाए गए। देखो यूजुअली एग्जाम में ना एक्टिंग चीफ जस्टिस के क्वेश्चन कम बनते हैं, रेयरली बनते हैं, वैसे नहीं बनते हैं। क्यों? क्योंकि पता नहीं होता कि कब
चेंज हो जाएंगे। तो आपसे पूछें तब तक वहां पीछे चेंज हो गए तो क्या करोगे? ओके, फिर भी एक बार देख लीजिएगा। एक मोहम्मद मुश्ताक जी, एक करेला देखो और उस पर लगा दो एक बढ़िया सी मूछ, मुस्टैच, तो मुश्ताक जी याद रहेंगे, केरला हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस। नेक्स्ट हम आते हैं फर्दर अपॉइंटमेंट में। एक्स रॉ चीफ रह चुके राजेंद्र खन्ना जी हैज बीन अपॉइंटेड न्यू एडिशनल NSA। देखिए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो कि जितने भी सिक्योरिटी रिलेटेड मुद्दे हैं उनमें एडवाइस देने का काम करते हैं। सो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? हमारे अजित डोवल जी हैं। अजित डोवल, राइट। जितने भी क्रिटिकल सिक्योरिटी एरियाज होते हैं उनमें एडवाइजरी रोल ये प्ले करते हैं, अजित डोवल। अब इन्हीं के साथ एक एडिशनल NSA भी अपॉइंट किए गए हैं, एक और व्यक्ति, कि भाई सिक्योरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक से भले दो। तो वो दूसरे व्यक्ति कौन है? राजेंद्र खन्ना जी। राजेंद्र खन्ना, राजेश खन्ना से याद कर सकते हैं, ए बाबू मुशाय, है ना? तो राजेश खन्ना जी से याद रख लीजिएगा, अजीत डोवल जी के साथ में अब राजेश खन्ना जी आ गए हैं। राजेंद्र खन्ना है, वैसे याद करने के लिए राजेश खन्ना कर सकते हैं। तो ये एडिशनल NSA, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। उसी के साथ एडिशनल NSA भी बनाए गए हैं। एडिशनल नहीं, सॉरी, ये तो बना दिए, डेप्यूटी NSA, हम सो सॉरी, डेप्यूटी NSA, जो NSA के अंडर में आएंगे। एडिशनल मतलब साथ में लग के काम करेंगे, डेप्यूटी यानी उनके अंडर में आएंगे। सो टीवी रविचंद्रन एंड पवन कपूर, टीवी रविचंद्रन एंड पवन कपूर, ये दोनों डेप्यूटी NSA बने हैं। ओके, चलेंगे आगे। एक बुक लॉन्च हुई है और किसने की है? अरुणाचल के गवर्नर जी ने की है। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? कौन है अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर? कटप्पा। कटप्पा याद करवाया था, के त्रिविक्रम पटनायक जी। के त्रिविक्रम पटनायक यानी कटप्पा, ये हैं गवर्नर। कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के। इन्होंने किताब रिलीज की है, किताब का नाम है कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट। लिखी किसने है? रिलीज तो कटप्पा जी ने की है, कटप्पा से याद करवाऊंगी, है ना, मैं थोड़ा दिमाग में रहेगा। कर्नल MB रविंद्रनाथ जी, जो कि वीर चक्र अवार्डी रह चुके हैं, उन्होंने ये किताब लिखी है। अच्छा, अभी हाल ही में ना द्रौपदी मुर्मू जी ने कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र प्रदान किए हैं, तो वो न्यूज़ हम मंडे को कवर करेंगे। आज काफ़ी सारी न्यूज़ ऑलरेडी हो गई थी 2 दिन में, इसलिए आज मैंने वो पॉइंट टेकअप नहीं किया। सो वीर चक्र अवार्डी रह चुके कर्नल MB रविंद्रनाथ जी ने लिखी है कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट, और रिलीज की है अरुणाचल के गवर्नर कटप्पा जी ने, के त्रिविक्रम पटनायक जी। चलिए, नेक्स्ट हम आते हैं थोड़े नेशनल सिग्निफिकेंस की न्यूज़ पे, और पहली न्यूज़ आ रही है, इंडिया होस्ट करने जा रहा है 46th सेशन, किस चीज का? वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी का। वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स वगैरह हम देखते हैं ना, तो उनसे रिलेटेड मीटिंग्स होती हैं, एनुअल मीटिंग्स होती हैं, कमिटीज बैठती हैं। तो वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी की जो 46th सेशन होने वाला है वो इंडिया होस्ट करेगा जुलाई के अंदर, और हमारा जो भारत मंडपम है वहां पे ये होगा। सो इंडिया टू होस्ट 46 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी सेशन या मीटिंग नई दिल्ली के अंदर 21 जुलाई से ये स्टार्ट हो जाएगी। 21 टू 31 ऑफ जुलाई ये चलेगी। इसको ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखो, धरोहर वाले स्थल हैं ये, यानी साइट्स हैं, तो वो ASI में भी प्रोटेक्टेड होती हैं, तभी यूनेस्को की प्रोटेक्शन लिस्ट में जाती हैं। तो ASI इसको ऑर्गेनाइज करेगा। 2500 डेलीगेट्स फ्रॉम 19 कंट्रीज विल बी टेकिंग, 195 कंट्रीज, नॉट 19, 195 कंट्रीज से मोर देन 2500 अप्रोक्सीमेटली डेलीगेट्स विल बी पार्टिसिपेटिंग। नाउ, जो लास्ट सेशन हुआ था, इस बार हम 46 होस्ट कर रहे हैं, लास्ट सेशन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? रियाद, सऊदी अरेबिया के अंदर। नाउ अंडरस्टैंड दैट वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी के अंदर 21 स्टेट्स आते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी, ये जो कमिटी है जो मीटिंग करती है, इसमें 21 स्टेट्स आते हैं हु आर पार्टीज टू वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, जो 1972 में साइन किया गया था, है ना। चलिए, अब फर्दर थोड़ा और देख लेते हैं कि ये जो कमिटी है ये नवंबर 1972 में एग्जिस्टेंस में आई, और इंडिया में कितनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं एज ऑन डेट? 42 आर देयर। रिसेंट मोस्ट लास्ट 2, यहाँ पे 42 लिखा हुआ आना चाहिए। 41st साइट है शांति निकेतन, और 42nd नंबर की साइट है द सेक्रेड एंसेंबल ऑफ होयसाल, जिसके अंदर 3 टेम्पल्स आते हैं। कौन कौन से? बेलूर के, हालीबिद के और सोमनाथपुरम के। ठीक है जी, कर्नाटका, और ये वेस्ट बंगाल। चलिए, अगली खबर।
अगली खबर आ रही है असम से और यही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से रिलेटेड है कि इंडिया ने जो नॉमिनेशन इंडिया करता है, फिर एक और आगे कमेटी होती है यूनेस्को की ही, वो फर्दर उसमें फिल्टरिंग करती है और फिर वो आगे रिकमेंडेशन देती है, तब जाकर के फाइनल लिस्ट में पहुंचता है कि यूनेस्को साइट में ऐड किया जाएगा नहीं किया जाएगा। तो 2 स्टेप्स पार हो चुके हैं किसके, चराइदेव मैदाम्स के। प्राउड मोमेंट फॉर असम, हिस्टोरिक चराइदेव मैदाम्स जो हैं उनको इंडिया का नॉमिनेशन था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए। अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की ही एक फर्दर कमिटी होती है, ये रही एडवाइजरी बॉडी होती है, नॉट कमिटी, इकोमॉस। सो इसने भी फर्दर आगे रेकमेंड कर दिया है अपनी तरफ से, ठीक है। अब अगर फाइनल अप्रूवल आ जाएगा तो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन जाएंगे, अभी नहीं बने हैं, अभी नहीं बने हैं। अहोम मोइदाम recommended for inclusion in UNESCO World Heritage List, recommended, किसके द्वारा recommended, ICOMOS के द्वारा recommended। What are मोइदाम्स, तो जो अहोम किंगडम है असम की, वहां पे जो भी बहुत रूलिंग लोग हुआ करते थे, यानी कि किंग पोजीशन पे, वेरी प्रेस्टिजियस पोजीशन पे, तो उनके ये टूम्स हैं एक तरह से, है ना। यहाँ पे इनकी अस्थियां वगैरह सब दफनाई गई हैं और उसके ऊपर टूम बना दिया, जैसे इजिप्ट के हम पिरामिड्स देखते हैं, व्हाट आर दोस आर द सेम, ममीज रखी हुई है और उनके ऊपर आपने टूम्स बना दिए हैं। और ये रेस्टिंग प्लेस है रॉयल फैमिलीज की, तो जो भी रॉयल फैमिली के प्रेस्टिजियस लोग हुआ करते थे उनके सामान आमान के साथ पहले उनको दफनाया जाता था, फिर धीरे धीरे उन्होंने हिंदू ट्रेडिशन करने लग गए कि उनको जलाया जाता था, उनकी जो अस्थियां वगैरह होती थी फिर उनको दफना के उनके ऊपर ये एलिवेटेड से एरियाज बना दिए जाते थे और कोई ना कोई स्मृति चिन्ह लगा दिया जाता था। सो मैदाम्स चोराइदो डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पर है गुवाहाटी के पास में, और इसका रिकमेंडेशन आ चुका है इकोमॉस के थ्रू। पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट से इनको कंपेयर किया जाता है। अच्छा, इनको ऑलरेडी ना टेंटेटिव लिस्ट के अंदर अप्रैल 2014 में शामिल कर दिया गया था। इंडिया की तरफ से एक टेंटेटिव लिस्ट दी जाती है कि भाई हमारी तरफ से ये साइट्स हैं जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड होनी चाहिए। वो टेंटेटिव लिस्ट काफ़ी टाइम तक रखी रहती है, फिर हर साल हम फर्दर एक फाइनल हमारा नॉमिनेशन भेजते हैं, फिर आगे 1 या 2 या 3 ज़्यादा भी हो सकते हैं, फिर आगे जो कमिटीज़ होती हैं वो उनको फर्दर देखती हैं, आती हैं, उनको चेक करने आती हैं बाकायदा, और फिर उसके बाद अपना रिकमेंडेशन भेजती हैं, फिर जाकर के सिलेक्शन होता है। ओके, चलिए। सो मैदाम्स आर इंडिया सोल नॉमिनेशन फॉर 23-24, ये अकेला नॉमिनेशन था और इसको आगे भी रिकमेंडेशन मिल गई है। अगर सिलेक्ट हो जाता है, अभी नहीं हुआ लेकिन अगर हो जाता है तो ये असम से 3rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होगी। काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क ऑलरेडी हैं, ठीक है जी। देन ये जो इकोमॉस है ये फ्रांस बेस्ड इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट है, और इसने ये एडवाइजरी बॉडी भी है यूनेस्को की, तो वो आती है, चेक वेक करती है और फिर आगे रिकमेंडेशन देती है। चलो, मैदाम्स ऑल्दो हमने मोटे मोटे तौर पे बात कर ली, अब थोड़े प्रिसाइज पॉइंट्स देख लेते हैं। मैदाम्स जो हैं वो अहोम डायनेस्टी के माउंड बरियल सिस्टम है। आपने बरी किया और उसके ऊपर एक माउंड यानी इस तरह का आपने ऊंचा एलिवेटेड जगह बना दी, और ये 13th सेंचुरी से 19th सेंचुरी तक बनाए गए थे, उस समय के देखे जाते हैं। अहोम रूल जो था वो करीब 600 सालों तक रहा असम के अंदर, फिर जो ब्रिटिश राज आया 1826 में अहोम रूल खत्म हो गया था। चराइदेव जो है वो करीब 400 किलोमीटर है, गुवाहाटी के पास है, और ये पहली कैपिटल थी अहोम डायनेस्टी की। अहोम डायनेस्टी जिसे चाओ लुंग स्यूकाफा इन्होंने शुरू किया था 1253 में, 13th सेंचुरी के अंदर मिड में, ठीक है जी। और लाइक आई वाज टेलिंग यू कि पहले ये जो अहोम किंगडम थी, ये जैसे ट्रेडिशन होता है ना कि आपने बॉडी को और उनसे रिलेटेड जो भी आपको सामान रखने हो उनके साथ में दफनाते थे, लेकिन 18th सेंचुरी के बाद इन्होंने हिंदू सिस्टम अडॉप्ट कर लिया था, पहले जलाया जाएगा और अस्थियों को फिर ये लोग माउंट्स के अंदर दफनाते थे, ठीक है जी। क्लैरिटी मिल गई सारी। चलो स्टेट की तरफ रुख करेंगे। झारखंड के अंदर वापस से सीएम का पलट देखा गया है, और वही जब मैंने अपॉइंटमेंट 6 मंथ अपॉइंटमेंट जिस दिन वीडियो डाला और जिस टाइम वीडियो डाला, मैं यहाँ वीडियो ले रही थी और वहाँ सीएम चेंज हो रहे थे। सो ऐसी चोट हो जाती है मैम के साथ कभी कभी, फिर बच्चे भर भर के ज्ञान देते हैं, नहीं नहीं ये सीएम नहीं है जी, सीएम तो वापस बन गए, आपको पता नहीं है। कैसे पता होगा, बच्चे मैं यहाँ पढ़ा रही थी तब तक वहाँ चेंज हो गए। सो झारखंड के चीफ मिनिस्टर जो चंपई सोरेन जी थे अभी, उन्होंने कर दिया रिजाइन अपनी पोस्ट से, और जेएमएम के प्रेसिडेंट, और इनसे पहले जो झारखंड के सीएम थे चंपई सोरेन जी से पहले कौन थे, हेमंत सोरेन। झाड़ियों में हेमंत सो रहे थे, याद है? हाँ, तो वही वो वापस जग के आ गए हैं, हेमंत सोरेन। जिन बच्चों को नहीं पता झाड़ी में हेमंत सो के क्या बता रहे हो मैम, झारखंड के सीएम कैसे याद करवाती थी मैं, झाड़ियों में हेमंत जी सो रहे हैं, ऑफिस में सोने को नहीं मिलता, घर में सोने को नहीं मिलता, तो झाड़ियों में हेमंत जी सो रहे हैं, ऐसे याद करवाती थी। सो वापस से सीएम बन गए हैं, और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से बिलोंग करते हैं। सीपी राधाकृष्णन जी गवर्नर हैं, इन्होंने शपथ ग्रहण समारोह कंडक्ट करवा दिया इनका।
अच्छा, ये इन्होंने क्यों अपनी गद्दी छोड़ी थी? बिकॉज जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है उन्होंने इनको थोड़ा जेल के अंदर लिया था, बिकॉज इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह से रिलेटेड चार्जेस लगे थे। अब ये बेल में बाहर आ गए तो सीएम बन गए। अगली न्यूज देखते हैं। झारखंड के ही हाईकोर्ट में भी चीफ जस्टिस आपको देखने को मिलेंगे। सो जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी जी टेक्स ओथ एज 15th चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट। बाकी सारे अपॉइंटमेंट हमने अलग किए थे, झारखंड की न्यूज थी इसलिए यहां डल गया है, नो प्रॉब्लम। झारखंड हाई कोर्ट को भी नए चीफ जस्टिस मिले हैं, सारंगी जी। झाड़ी से लकड़ी तोड़िए, उससे सारंगी बनाइए, ठीक है, हो जाएगा सारंगी। सो विद्युत रंजन सारंगी जी। सीपी राधाकृष्णन जी ने इनकी ओथ एडमिनिस्टर करवाई है। मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं उन्होंने लॉन्च किया है लोकपथ मोबाइल ऐप पब्लिक के लिए। कौन सी ऐप है? लोकपथ क्या होगा? सड़कें होंगी। अब इसमें राजमार्ग आ जाएंगे, आपके राष्ट्रमार्ग आ जाएंगे। राष्ट्रमार्ग तो जो एमपी से होकर के गुजर रहे हैं, और जो लोकल सड़कें हैं यानी कि हाईवे, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और जो नॉर्मल सड़कें हैं वो सब आ जाएंगी। ये जो ऐप है इसका मेन पर्पस क्या है कि आप लोग जिन रूट से जा रहे हो, अगर एमपी में रहते हो और आपको कोई भी कंप्लेन करनी है सड़कों की कंडीशन के लिए, तो आप इस ऐप पे जाके लोकपथ मोबाइल ऐप पे कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हो, और एक अथॉरिटी असाइन की जाएगी उस कंप्लेन को देखने के लिए, उस एरिया को जो देखती है वो, और विद इन 7 days यानी टाइम बाउंड मैनर में उनको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना पड़ेगा, अदरवाइज फिर उनकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। ठीक है। सो मोहन यादव जी जो कि सीएम है एमपी के, उन्होंने रोड प्रॉब्लम्स जो जनता फेस कर रही है उसका 7 दिनों के अंदर अंदर रेजोल्यूशन लाने के लिए ये ऐप लॉन्च की है। एंड 2 फेजेस में की जाएगी। पहले नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज और जो मेन सड़कें वो होंगी, और उसके बाद जो रूरल एरियाज की हैं उनके ऊपर फोकस किया जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं, थोड़ा तमिलनाडु घूम के आते हैं। तमिलनाडु के अंदर सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है। ठीक है जी। तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व के अंदर ये एक पौधा है, ये दिख रहा है, दिखने में बड़ा सुंदर है पर काम बिगाड़ता है ये पौधा। क्यों? क्योंकि ये जो पौधा है, पहले तो मैं नाम बताती हूँ इसका नाम क्या है। हमने यहाँ लिखा होगा, एक तो इतने पास से मुझे डिफिकल्टी आती है देखने में, कहाँ गया, ये रहा, सेना स्पेक्टाबिलिस, राइट। तो सेना स्पेक्टाबिलिस ये दिखने में पलाश जैसा दिखता है पर ये पलाश नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये येलो फ्लावर्स हैं, पलाश में भी येलो फ्लावर्स होते हैं पर वो ऐसे नीचे ऐसे लटके होते हैं। ठीक है। तो दिस इज नॉट पलाश। सो सेना स्पेक्टाबिलिस जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व के अंदर उग रखा है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है तमिलनाडु का, उन्होंने इसको क्लियर करने के लिए कदम उठा लिए हैं कि इसको पूरा क्लियर कीजिए। क्यों? क्योंकि ये जो स्पीशीज है ना, ये एक इनवेजिव एलियन स्पीशीज है, ये भारत की नहीं है ये स्पीशीज। ओके। सो ये अमेरिका की है, साउथ और सेंट्रल अमेरिका की नेटिव है और यहाँ लाकर के उगाई गई थी, और अब ये इतनी ज्यादा डोमिनेंट हो गई है कि ये दूसरे पौधों को पनपने नहीं देती है। सो ऐसे केसेस में जब आप टाइगर रिजर्व की बात कर रहे हो जहाँ का इकोसिस्टम इंपॉर्टेंट है, और हम चाहते हैं कि हमारी जो नेटिव स्पीशीज हैं जो एंडेमिक हैं, भारत की ही हैं, वो पनपे, उसके लिए जरूरी है कि इसको हटाया जाए तब, क्योंकि ग्रोथ नहीं होने देती है। ये लेग्यूम फैमिली की एक स्पीशीज है और नेटिव स्पीशीज को थ्रेट देती है। ये छोटे से लेके बड़े ट्री तक बन जाती है, और अमेरिका के ब्राइट येलो फ्लावर्स होते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह कई लोग इसको लगाते हैं। अब देखो इसकी खास बात क्या है, फास्ट ग्रोइंग है, बहुत जल्दी ग्रोथ पकड़ती है, डीप जाती है इसकी रूट्स सॉइल के अंदर, देन फायर एंड टर्माइट रेजिस्टेंट है, आग से भी नहीं जलती है, इसकी जड़ें खत्म नहीं होती हैं, टर्माइट यानी कीड़े वीड़े, दीमक वीमक भी इस पे नहीं लगते हैं। ऑस्ट्रेलियन अकेजिया के साथ भी ये बीमारी है। ऑस्ट्रेलियन अकेजिया जो हमारा देसी बबूल है, एक होता है विदेशी बबूल, तो विदेशी बबूल के साथ भी यही है, ना लकड़ी काम आती है ना पत्ती काम आती है, जलाओगे तो धुआं बहुत निकलता है, किसी काम नहीं आता, पर उसने बहुत सारे एरियाज को वेस्टलैंड बनाने में योगदान दिया है। ये जो है एटलीस्ट दिखने में सुंदर है, लेकिन नेटिव स्पीशीज को उगने नहीं देती है, और एसिडिक सॉइल में भी टॉलरेंट है, मतलब बिंदास उगती है ये, इसको फर्क नहीं पड़ता मेरा एनवायरनमेंट क्या है ना। हम तो जरा सी बातों में एकदम मुरझा जाते हैं ना, किसी ने क्या बोल दिया हमारे लिए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। एसिडिक सॉइल हो, आग लग रही हो, टर्माइट्स आ रहे हो, हम बिंदास उगेंगे। सो मेरे हिसाब से हमें सेना स्पेक्टाबिलिस जैसा होना चाहिए। इंडिया के अंदर शेड ट्री की तरह लाया गया था ये कॉफी और फायरवुड प्लांटेशंस एंड ऑल में, और वैसे लीस्ट कंसर्न IUCN रेड लिस्ट में आती है कि इस पौधे को कोई परेशानी है नहीं। ठीक है। लेकिन हमें परेशानी है, नेटिव स्पीशीज नहीं उगने दे रहा है। चलिए फिर हम चलते हैं आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में जो NTR भरोसा स्कीम है वो लॉन्च कर दी गई है। कौन सी स्कीम है? NTR भरोसा स्कीम। कहाँ लॉन्च की गई है? आंध्र प्रदेश के अंदर। CM चंद्रबाबू नायडू जी ने इसको लॉन्च किया है। देखो ऑलरेडी स्टेट के अंदर एक पेंशन स्कीम चलती थी, है ना, और उसी में बेनिफिट्स को बढ़ा करके लाई है ये NTR भरोसा पेंशन स्कीम। सो पेंशन स्कीम को और अपग्रेड किया है NTR भरोसा पेंशन स्कीम ने, और लॉन्च किया है चंद्रबाबू नायडू जी ने। ठीक है।
1 जुलाई से इसका इम्प्लीमेंटेशन आ गया था। और कहाँ से शुरू किया गया? घर घर जाकर के और ये स्कीम के बेनिफिट पहुंचाए हैं सीएम साहब ने। कहाँ से शुरुआत की है? पेनुमाका विलेज, ताडेपल्ली ब्लॉक, अमरावती से शुरुआत की है। अब देखो इसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं, जैसे कि पेंशन जो ओल्ड एज पीपल को, विडो को, वीवर को, जो भी छोटे छोटे काम करते हैं, टॉडी टैपर्स हैं, टॉडी टैपर क्या, वो ताड़ी जो रस वगैरह निकालते हैं, जो मोची हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, इन सब की जो पेंशन है वो 3000 से बढ़ा के 4000 पर मंथ हो जाएगी। देन जो डिसेबल्ड लोग हैं या उनकी डिफॉर्मिटी है, लेप्रेसी कोढ़ रोग हो रखा है और काम करने में प्रॉब्लम होती है, उनकी जो पेंशन है वो 3000 से बढ़ के 6000 हो जाएगी। जो फुल्ली डिसेबल्ड पीपल हैं, बेड रिडन है, कुछ काम नहीं कर सकते, 5000 से बढ़ के उनको 15000 रुपए पेंशन मिलेगी। वेरी गुड स्टेप इन माय ओपिनियन। देन जो क्रोनिक डिजीजेस से जूझ रहे हैं, किडनी डिजीज है, ऐसी डिजीज जो ठीक नहीं हो सकती, इलाज में खर्चा आना ही आना है, तो 5000 से बढ़ा के 10,000 रुपए कर दिया है उसको। इस तरह की 28 डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर काफी सारा राशि डाली गई है। करीब 4400 करोड़ रुपीज की लागत से पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह किया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ ये अनाउंसमेंट किया गया है कि बहुत जल्दी अम्मा कैंटीन स्टार्ट होगी आंध्र प्रदेश के अंदर, जिसमें 5 रुपए में अच्छा खाना लोगों को मिलेगा। चलिए, अब एनटीआर पेंशन स्कीम है ना, ये तो एनटीआर कौन है? एनटीआर बहुत बड़े पर्सनालिटी माने जाते हैं आंध्र के अंदर। तेलुगु फिल्म एक्टर और प्रोड्यूसर रहे और उन्होंने ही टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी की फाउंडेशन रखी थी 1982 में, और 3 बार आंध्र प्रदेश के सीएम रह चुके हैं। और अभी जो चंद्रबाबू नायडू जी सीएम हैं वो इनके सन इन लॉ हैं, दामाद हैं। हाँ, तो एनटीआर जी ससुर हैं और 1995 में चंद्रबाबू नायडू ने इनको सक्सीड किया था टू बी द सीएम ऑफ आंध्र प्रदेश। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगली खबर के लिए हम चलते हैं सिक्किम इलायची के लिए जाना जाता है ना, बहुत इलायची का प्रोडक्शन होता है। वन ऑफ द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ इलायची कार्डमम इन इंडिया इज फ्रॉम सिक्किम। स्टेट प्रोड्यूसिंग हाईएस्ट या मैक्सिमम इलायची कार्डमम, हाईएस्ट कार्डमम प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इज विच? लिखो कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा इलायची उत्पादन करता है भारत के अंदर। सो एनआईसी और स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक एमओयू यानी समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए हैं। एनआईसी यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर और स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया, इन्होंने एक एमओयू साइन किया है, अंडरस्टैंडिंग साइन की है कि जो भी बीमारियां होती हैं ना ये कार्डमम की खेती से रिलेटेड, तो वो हम आइडेंटिफाई करने के लिए एआई का इस्तेमाल करेंगे और वो बीमारियां पहले ही ठीक करें ताकि इसका जो प्रोडक्शन होता है वो इतना सफर ना करे। राइट, तो लीव्स जो हैं उनको देख करके ही हम अर्ली डिटेक्ट कर लें कि इस पौधे में किस तरह की बीमारी है या नहीं है, तो फिर उसका इलाज अकॉर्डिंगली टाइमली किया जा सके। ठीक है जी, चलिए अगली खबर आ रही है एक अवार्ड से रिलेटेड। एग्री एंटरप्रेन्योर है, यानी कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कुछ नए सोच के साथ बिजनेस इन्होंने स्टार्ट किया। एग्री एंटरप्रेन्योर, नाम है स्वप्ना कलिंगल, और इनको स्पाइस अवार्ड 2024 दिया गया है। स्पाइस अवार्ड 2024 दिया है। किसने दिया है? ICAR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च कहाँ है? कोड़िकोड के अंदर है, जो कि केरला में आता है। तो इन्होंने स्पाइस अवार्ड 2024 जीता है सपना कलिंगल ने। क्यों? क्योंकि इन्होंने स्पाइस बेस्ड क्रॉप्स जो होते हैं उनको कैसे और सस्टेनेबल उगाया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है, उसके ऊपर काफी योगदान दिया है। वेरी बिग न्यूज इंटरनेशनल डोमेन से आ रही है। अब हम इंटरनेशनल डोमेन की तरफ रुख करेंगे और पहली खबर है शांघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो अभी मीटिंग हुई थी उससे रिलेटेड, और उस मीटिंग के पॉइंटर्स में एक अहम पॉइंट हमको देखना है कि बेलारूस बन गया है 10th ऑफिशियल मेंबर ऑफ SCO। ठीक है, ईरान के बाद अब 10वां मेंबर जो बना है SCO का, कौन बना है? बेलारूस बना है। अभी तक ऑब्जर्वर स्टेट था। सो 24th एडिशन ऑफ SCO समिट हुआ। कहाँ हुआ? अस्ताना, कजाकिस्तान के अंदर हुआ। ठीक है, 24th मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट, जितने भी मेंबर्स हैं उनके हेड ऑफ स्टेट्स की मीटिंग होती है। 24th एडिशन रहा इस मीटिंग का। अस्ताना कजाकिस्तान में 4 जुलाई को ये मीटिंग हुई और कौन प्रिजाइड कर रहे थे, लीड कौन कर रहे थे? कासिम जोमार्ट तोकायेव, जो कि प्रेसिडेंट हैं कजाकिस्तान के। की डेवलपमेंट, सबसे पहला डेवलपमेंट है बेलारूस ने ऑफिशियली बेलारूस को SCO का मेंबर बना दिया गया है, डिक्लेरेशन आ गया है 10th फुल मेंबर ऑफ SCO की तरह। दूसरा है कि भाई SCO टेररिज्म को कॉम्बैट करने के लिए काम करेगा और SCO अपना एक्सपेंशन करेगा, यानी फ्यूचर में हमें और मेंबर्स इसमें जुड़ते हुए देखने को मिलेंगे। 25th SCO समिट अब जो होगा, अभी तो 24th था, अगला SCO समिट कहाँ होगा? चाइना के अंदर होगा। ठीक है, तो ये जो रोटेटिंग प्रेसिडेंसी है ये आगे पास ऑन कर दी गई है।
चाइनीज सिटी ऑफ किंदाओ एससीओ टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल भी डिक्लेयर कर दी गई है 2024 और 25 के लिए। अब एससीओ जो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, अभी थोड़ा टाइम पहले भी हमने इसका स्टैटिक किया था कि इसकी फाउंडेशन या इसका इस्टेब्लिशमेंट 2001 में रखी गई थी 5 मेंबर्स के साथ में। हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग चाइना में। बना कहाँ था? शंघाई चाइना के अंदर। यस। इंडिया पाकिस्तान इसके मेंबर कब बने दोनों देश? 2017 में इसको ज्वाइन करते हैं। 2001 में ये बना, हम 17 में इसके मेंबर बने हैं। रिसेंटली ईरान इसका 9th मेंबर बना था 2023 में, अब बेलारूस बन गया 10th मेंबर। ठीक है। परमानेंट मेंबर्स 10 हैं और ऑब्जर्वर मेंबर्स में अफगानिस्तान और मंगोलिया है। ठीक है जी। चलिए अगली खबर, यूके के अंदर प्राइम मिनिस्टर की गद्दी पे कोई और व्यक्ति आकर के विराजमान हो चुके हैं। सो यूके के अंदर न्यू प्राइम मिनिस्टर हैज बीन इलेक्टेड एंड ही हैज टेकन दी पोजीशन ऑल्सो। नाम क्या है? लेबर पार्टी के केयर स्टार्मर। केयर स्टार्मर हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम। केयर स्टार्मर प्रोमिनेंट ह्यूमन राइट्स लॉयर हैं और पॉलिटिशियन बने फिर ये, और अब ये अगले प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं यूके के। कौन सी पार्टी को बिलोंग करते हैं? लेबर पार्टी को बिलोंग करते हैं। 14 ईयर्स के बाद कंजर्वेटिव रूल खत्म हुआ है। जैसे हमारे यहाँ पे 2 मेजर पार्टी हमको देखने को मिलती है, इसी तरह से यहाँ पे लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव्स हैं। तो लेबर पार्टी इस बार सत्ता में आई है। 14 साल से कंजर्वेटिव पार्टी या कंजर्वेटिव अप्रोच जो थी वो रूल कर रही थी यूके के अंदर। और ऋषि सुनक जो हैं उन्होंने रेजिग्नेशन अपना दे दिया, ऑफकोर्स इस्तीफा दे दिया, बिकॉज वो इलेक्शन के अंदर हार गए हैं। कैपिटल क्या है यूके की? लंदन। मोनार्क यानी राजा कौन है? चार्ल्स III। एंड पाउंड शर्लिंग इज दी करेंसी। चलिए अब हम थोड़ा चलते हैं दूसरे कंट्री की तरफ, और ये कंट्री है रशिया। याद है रशिया से रिलेटेड हमने एक न्यूज़ पढ़ी थी कि 2028 तक ही ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जुड़ा हुआ रहेगा, उसके बाद नहीं जुड़ेगा, और जबकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 2030 तक काम करेगा, है ना। तो रशिया ने क्यों ऐसा किया? क्योंकि वो अपने खुद के स्पेस स्टेशन पे काम करना चालू कर रहा है। सो रशिया अप्रूव्स शेड्यूल फॉर क्रिएटिंग ऑफ रशियन ऑर्बिटल स्टेशन बाय 2033। 2023 तक ये अपना खुद का ऑर्बिटल स्टेशन लेकर के आ जाएगा, रशिया की जो स्पेस एजेंसी है रोसकॉस्मोस वो। और टोटल 608.9 बिलियन रूबल्स इसके लिए लागत प्लान की गई है, और अलग अलग फेजेस के अंदर के भाई 2027 तक हम इतना अचीव कर लेंगे, 2030 तक इतना अचीव कर लेंगे, 2033 तक हम रशियन ऑर्बिटल स्टेशन लेकर के आ जाएंगे। ओके चलिए बस इतना सा ही ध्यान रखिए, अब जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा हम देखते जाएंगे। अगली खबर के लिए जाक्सा पे चलते हैं। जाक्सा कहाँ की स्पेस एजेंसी है? जापान की है। सो जाक्सा ने लॉन्च किया है ALOS-4 सैटेलाइट। ALOS-4, ALOS का फुल फॉर्म क्या है? एडवांस्ड लैंड ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। लैंड ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। अब इसके ट्विन पर्पस हैं, एक है डिजास्टर मैनेजमेंट को रेवोल्यूशनाइज करने के लिए, टाइमली ये रिपोर्ट्स भेज देगी, डेटा भेज देगी, तो डिजास्टर अगर होने जैसा होगा, किसी भी तरह का तूफान आ रहा है, किसी भी तरह की मौसम में कुछ गड़बड़ी रिपोर्ट होती है तो पता लग जाएगा। साथ ही साथ सिक्योरिटी एरिया में भी ये जो सैटेलाइट है काम करेगी। सो जाक्सा हैज लॉन्च्ड ALOS-4 एडवांस्ड लैंड ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जिसका काम है अर्थ ऑब्जर्वेशन करना, पिक्चर्स लेना, डेटा कलेक्ट करना, डिजास्टर के रिस्पॉन्स के लिए और मैप मेकिंग के लिए भी, ताकि सिक्योरिटी कंसर्न्स से भी आइडिया लग पाएगा। सो मिलिट्री एक्टिविटी अगर बॉर्डर्स पे कुछ हो रही है तो ये बता पाएगी। इंफ्रारेड सेंसर्स इसमें लगे हुए हैं, और H3 रॉकेट पे इसको लॉन्च किया गया है। देन अब हम आते हैं कुछ इंडेक्स और रिपोर्ट पे, और इंडिया की तरफ से थोड़ी बैड न्यूज आ रही है कि हमारी जो एयर क्वालिटी है वो काफी डेटीरियोरेट हो रखी है, काफी नीचे है ग्लोबल लेवल पे। अगर हम देखें पर्टिकुलरली अगर हम पार्टिकुलेट मैटर 2.5 की बात कर रहे हैं, कहीं लिखा होगा जो मुझे नहीं दिख रहा, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 कॉन्सेंट्रेशन की अगर हम बात करें तो इंडिया रैंक्स 3rd मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री ग्लोबली। दुनिया भर में सबसे ज्यादा अगर पार्टिकुलेट मैटर 2.5 साइज वाले जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, जो हवा के अंदर तैरते रहते हैं और हमें सांस में, आंखों में एलर्जी ये सब कॉज करते हैं, तो उसमें इंडिया ग्लोबली 3rd नंबर पे आता है। सबसे ऊपर बांग्लादेश है, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान है, फिर हम हैं। ठीक है, और इंडिया में भी टॉप सबसे ज्यादा पोल्यूटेड शहर गेस करो, दिल्ली। हाँ जी। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से 7 मिलियन प्री मेच्योर डेथ होती हैं हर साल जस्ट बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। इतना बड़ा मुद्दा है ये। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट सामने आई, और उस रिपोर्ट के हिसाब से मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री और रीजन बताए गए 2023 के अंदर, मतलब 2018 से 23 तक का पूरा डेटा लाया गया। 2023 की बात करें तो अफ्रीका और सेंट्रल और साउथ एशिया जो है, अफ्रीका पूरा और सेंट्रल और साउथ एशिया, ये सबसे ज्यादा पोल्यूटेड रीजन्स पाए गए। सबसे कम पोल्यूटेड रीजन ओशिनिया था,
यहाँ पे पोल्यूशन काफी कम है, ऑस्ट्रेलिया और आसपास वाले आइलैंड, ऑब्वियस सी बात है ना, वहाँ कौन जाएगा धुआं फैलाने, लोग ही इतने कम रहते हैं। ओके, सो बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया। इंडिया की अगर आप बात करोगे 2023 के अंदर, अच्छा देखो हमारा जो पोल्यूशन लेवल है ना 50 से भी ऊपर है, एक्सट्रीम पोल्यूशन 2.5 पार्टिकुलेट मैटर वाला, हम आते हैं यहाँ पे, ठीक है, और उसमें भी दिल्ली ने किया है टॉप। देन व्हाट एल्स 11.5% डेथ जो दिल्ली में हो रही है ना हर साल, दिस इज अ ह्यूज डेटा, इवन आई वाज शॉक्ड ऑन लुकिंग एट इट। 11.5% डेथ जो दिल्ली में हर साल हो रही है वो एयर पोल्यूशन के चलते है। पूरे इंडिया में इतनी ज्यादा डेथ एयर पोल्यूशन से कहीं भी नहीं हो रही, एंड दिस इज रियली मतलब एक्सट्रीम। अच्छा, ये ओवरऑल आपको सिटीज का आइडिया दे देगा। टॉप 10 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज, सबसे ज्यादा पोल्यूटेड कौन सी हैं? टॉप पे आती है किनशासा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की, फिर बीजिंग, लाहौर, और क्लीनेस्ट में सिडनी ऑस्ट्रेलिया की, देन ऑकलैंड, ब्राटिस्लावा, ये सारी कंट्रीज हैं। इसमें देखो दिल्ली कौन से पोजीशन पे आ रहा है ग्लोबली? छठे रैंक पे। या 6th मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड, दिल्ली। चलिए अगली खबर आ रही है, चाइना ने लीड किया है ग्लोबल जेन एआई पेटेंट्स। एआई बनाते हैं हम, है ना, जैसे चैटबॉट्स वगैरह बना लिए और उसका पेटेंट किया जाता है, तो कौन सी कंट्री है जिसने सबसे ज्यादा एआई रिलेटेड पेटेंट्स करवाए हैं? आंसर क्या है? चाइना है। और चाइना के बाद आ रही है यूएस। लेकिन यूएस और चाइना में अगर आप देखोगे ना, चाइना 6 टाइम्स ज्यादा पेटेंट करवा रही है यूएस से व्हेन इट कम्स टू एआई रिलेटेड पेटेंट्स। फिर आता है साउथ कोरिया, जापान एंड देन इंडिया। हम 5th पोजीशन पे हैं एआई रिलेटेड पेटेंट्स करवाने में। ठीक काम कर रहे हो भारतवासियों, ठीक है। और ग्रोथ अगर हम देखें सबसे ज्यादा रेट से पेटेंट्स की ग्रोथ कहां हो रही है, तो उसमें इंडिया आगे। ब्रेन्स की तो कमी नहीं है ना इंडिया में, थोड़े से सिविक सेंस की ज्यादा कमी है ना। आज भी हम दूसरे देश जाकर के थूकेंगे नहीं, कचरा नहीं फेंकेंगे। यहां अगर आप थूक रहे हो, फेंक रहे हो और कोई आके भला मानुष आपको मना भी करे ना, आप यहाँ कचरा मत फेंकिए, क्यों? आपके घर की जगह है क्या? ऐसे जवाब निकलते हैं ना हमारे मुंह से। हाँ, तो बस यही कारण है, इसीलिए इतने पोल्यूशन फैल रहे हैं। आ जाओ, अगली खबर आ रही है, मेटा इंट्रोड्यूसेस 3D जेन केपेबल ऑफ जनरेटिंग हाई क्वालिटी 3D एसेट्स। सो 3D जेन क्या है? सवाल बनता है 3D जेन क्या है? सो मेटा 3D जेन, मेटा कंपनी का 3D जेन एक नई टेक्नोलॉजी है जो मार्क जुकरबर्ग की जो कंपनी है मेटा, उन्होंने लॉन्च की है। इससे आप 3D एसेट्स बना सकते हो टेक्स्ट प्रॉम्प्ट दे करके। फॉर एग्जांपल आपने बोला मुझे एक 3D डायनासोर चाहिए, बन गया जी 3D डायनासोर। अब आप इससे कहाँ हेल्प ले सकते हो? जो गेम्स बनते हैं, वीडियो गेम्स बनते हैं, मूवीज बनेंगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उनमें ये सारी चीजें काम आएंगी। एआई ही है 3D जेन, ठीक है। बस इतनी सी बात है, वीडियो गेम, मूवी, इफेक्ट, इन सब में काम आएंगे। 3 डायमेंशनल चीजें आप बना सकते हो, टेक्स्ट प्रॉम्प्ट दो, वहां से 3D बन करके आ जाएगा। नेक्स्ट, चाइनीज जियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किए हैं 2 नए मिनरल्स इन नॉर्दर्न चाइना। नॉर्दर्न चाइना में 2 न्यू मिनरल्स हैव बीन डिस्कवर्ड, ओके। एंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेयर अर्थ माइन है चाइना में। रेयर अर्थ मेटल्स, मिनरल्स वहां पे यूजुअली खोजे जाते हैं, और वहीं पे 2 न्यू मिनरल्स हैव बीन फाउंड। मिनरल्स आप मानिए ऐसे चीजें हैं जो धरती के नीचे से हम निकालते हैं, जिनमें कोई ना कोई मेटल कॉम्पोजिशन बहुत स्ट्रांग होता है, मेटल या नॉन मेटल, यानी उनका एक पिक्यूलियर नेचर होगा और उस वजह से वो किसी ना किसी काम में बहुत अच्छे से आएंगे। तो ये जो मिनरल्स है ना, इनके अंदर ज्यादा जो प्रेजेंस पाई गई है, किस चीज की पाई गई है? नियोबियम और स्कैंडियम की। नियोबियम और स्कैंडियम ज्यादा पाए जाने की वजह से इन दोनों मिनरल्स को हमने नियोबियम स्कैंडियम मिनरल कहा है, यानी इनमें इन सब्सटेंसेस की मात्रा ज्यादा है, राइट। अब इनका नाम क्या दिया गया? एक को नाम दिया गया ओबोनियोबाइट, ओबोनियोबाइट, इसमें नियोबियम से मिलते जुलती काफी सारी चीजें हैं। दूसरा है स्कैंडियोफ्लोरो एक्केरमेनाइट, स्कैंडियोफ्लोरो एक्केरमेनाइट। सिंपल भाषा में बिल्कुल नाम नहीं देंगे, ये आपको डिफिकल्टी देंगे ताकि आप याद करने में परेशान हो। और ये बायन ओबो डिपॉजिट इनर मंगोलिया ऑटोनॉमस रीजन में जो माइंस हैं वहां से इनको खोज करके निकाला गया है। और देखो नियोबियम जो है ना, एटॉमिक नंबर 41 है, अब ध्यान रख लेना, नियोबियम पूछा जा सकता है भाई, इससे रिलेटेड मिनरल पाया गया है। और स्कैंडियम 21 एटॉमिक नंबर वाला है। सो नियोबियम और स्कैंडियम दोनों एक्सट्रीमली रेयर हैं, बहुत इजीली नहीं मिलते हैं अर्थ के अंदर, राइट। नियोबियम जो है वो एरोस्पेस इंडस्ट्री में सुपर कंडक्टिंग मटेरियल की तरह काम में लिया जाता है। स्कैंडियम अगेन एल्यूमिनियम स्कैंडियम अलॉयज बनते हैं, सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल्स में काम में लिया जाता है, और इन्हीं के मिनरल्स अभी खोजे गए हैं। और वो जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने वाली चीजें हैं ना, जैसे कि न्यू एनर्जी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एरोस्पेस, इन सब में ये मिनरल्स काम आएंगे। सो काफी रेयर है और काफी प्रेशियस हैं, ओके, काफी यूजफुल हैं ये मिनरल्स।
चलो फिर हम आते हैं केरला। केरला में अगेन एक ऐसी बीमारी देखी गई है जिसने 3 लोगों की जान ले ली है, और ये बीमारी है एक रेयर और फेटल ब्रेन ईटिंग अमीबा से रिलेटेड। अमीबा सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो होता है, यूनिसेल्यूलर जिसे हम बोलते हैं, वो आपके ब्रेन में पहुंच जाता है, आपके टिश्यूज को खाना शुरू कर देता है। ओके, ऑल्दो बहुत रेयर बीमारी है, लेकिन अगर आपको हो जाए तो विद इन अ कपल ऑफ डेज डेथ हो सकती है। फर्टिलिटी बहुत हाई है, 97% पेशेंट सर्वाइव ही नहीं करते। ओके, और ये कहां से होती है और बीमारी क्या है? बीमारी का नाम है पैम। पैम पैम मतलब प्राइमरी अमीबिक मेनिनगोएन्सेफेलाइटिस। ओके, सो प्राइमरी अमीबो मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस ये बीमारी पैम है, और नेग्लेरिया फॉलेरी से होती है। ये एक अमीबा है जो कि आपको फ्रेश वाटर लेक्स में, पॉन्ड्स में, रिवर्स में मिलेगा, और जो बहुत गंदे स्विमिंग पूल होते हैं ना, भर करके जहां हम जा करके उछल उछल के नहा रहे होते हैं, वहां पे भी कुछ रेयर केसेस में ये अमीबा पाया जा सकता है। और इसका जो इन्फेक्शन है 3 केसेस नहीं रहा, 3 डेथ केरला के अंदर हो चुकी हैं। सो प्लीज बी केयरफुल। नहाना है घर में बकेट टब भर लो, नहीं तो चौक होते हैं, आंगन होते हैं, चौक होते हैं, वी हैव द पोचेस, वहां के जो वाटर आउटफ्लो होता है, नालियां होती हैं, उनको बंद करो, बारिश आएगी स्विमिंग पूल बन जाएगा, खूब बिंदास नहाओ। पब्लिक स्विमिंग पूल्स जो हाइजीनिक नहीं है उनको बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सो इंडियन स्पेस एजेंसी यानी इसरो, उसने अनाउंस किया है कि हम स्टडी कंडक्ट करेंगे एपोफिस एस्टेरॉइड की। एपोफिस एस्टेरॉइड यानी कि मिनी प्लैनेट्स होते हैं, ये सन के अराउंड हम जैसे हम घूमते हैं इसी तरह से एस्टेरॉइड रॉकी स्ट्रक्चर्स हैं जो सन के अराउंड घूमते हैं, और ये एपोफिस एस्टेरॉइड धरती के सबसे पास आने का अंदेशा है 2029 में। इट विल बी कमिंग रियली नियर टू द अर्थ, और फिर ये पास कर जाएगा 2029 में। तो जब ये नियरेस्ट आएगा तो हम भी इसकी स्टडी करेंगे। ऑलरेडी 2 देश और एक और स्पेस एजेंसी है, जापान, नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी, तो ये ऑलरेडी इस पे स्टडी करेंगे, हम भी उनको ज्वाइन करेंगे इसको एपोफिस एस्टेरॉइड को स्टडी करने में। इसरो भी ज्वाइन इन करेगा। ये 335 मीटर वाइड एस्टेरॉइड है, काफी बड़ा है, बस के साइज जितना अप्रोक्सीमेटली है, और इसका नाम इजिप्शियन गॉड पे रखा गया है एपोफिस, जिसका मतलब होता है केओस एंड डार्कनेस का देवता, है ना, एकदम घचड़ पचड़ और डार्कनेस का देवता। एस्टेरॉइड लाइक आई टोल्ड यू रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सन के अराउंड घूमते हैं, मिनी प्लैनेट्स भी कहलाते हैं। चलिए, वर्ल्ड की ओल्डेस्ट रॉक केव पेंटिंग, रॉक तो नहीं मतलब केव पेंटिंग, रॉक पे की जाएगी, केव के अंदर रॉक होते हैं। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट केव पेंटिंग कहाँ पाई गई है या देखी गई है? इंडोनेशिया की एक केव के अंदर, और उसमें एक पिग और 3 ह्यूमंस का फिगर देखने को मिला है। पहले पिक्चर देख लो ताकि क्रिएटिविटी अपने आप फालतू बैठे बैठे नहीं करो। ये एक पिग, ये देखो उसकी छोटी सी टेल है, ये पिग है। यहाँ पे एक ह्यूमन विजिबल हो रहा है, यहाँ पे 3rd ह्यूमन, यहाँ पे दूसरा ह्यूमन, तो थोड़ी थोड़ी हट गई है, लेकिन मेजरली ये पूरी इमेज है। और एक लाइमस्टोन केव है, उसकी सीलिंग यानी ऊपर की तरफ इंडोनेशिया आइलैंड है सुलावेसी का, वहां पे ये एक ह्यूमन लाइक 3 फिगर है और एक बड़ा सा पिग है। इसकी वर्ल्ड की ओल्डेस्ट नोन कॉन्फिडेंटली डेटेड, जिसकी डेटिंग हम ढंग से कर पाए हैं, एक पेंटिंग है 51,200 ईयर्स पुरानी। ओके, ओल्डेस्ट केव पेंटिंग, और सिंगल शेड ऑफ डार्क रेड पिगमेंट के अंदर ये बनाई गई, तो इंडोनेशिया की एक केव से पाई गई है। ठीक है जी, इतना ध्यान रखना है। फिर एक क्वेश्चन आता है, जंक डीएनए क्या होता है? अब आप बोलोगे मैम क्यों पढ़ा रहे हो, साइंस की क्लास तो नहीं है, ये करंट अफेयर की है। इसलिए पढ़ा रही है मैम क्योंकि न्यूज आई थी एक, और न्यूज थी कि यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यूजिंग एआई, रिसर्चर्स ने ऐसे डीएनए खोज लिए हैं जिनके अंदर पोटेंशियल कैंसर ड्राइवर्स छुपे हुए हो सकते हैं। यानी कि जो कैंसर होता है ना लोगों के अंदर, तो ये कैंसर इंड्यूस या ये कैंसर चालू हो, इसका जो एक तरह से ट्रिगर होता है वो कहाँ छुपा हुआ पाया गया है? जंक डीएनए रीजन्स जो होते हैं वहां पोटेंशियल कैंसर ड्राइवर्स छुपे हुए रिसर्चर्स ने पाए हैं। ठीक है, अब इसलिए जंक डीएनए क्या होता है समझना जरूरी है। देखो, जो सेल होता है, एक मिनट, उससे पहले भी कुछ लिखा हो तो पहले वो बता देती हूँ। नहीं बस ठीक है। तो जंक डीएनए नॉन कोडिंग डीएनए होते हैं। सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसमें डीएनए होता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। अब डीएनए बहुत बड़ा होता है, पूरे डीएनए के जो कोड्स होते हैं वो काम नहीं आते। तो जो पोर्शन डीएनए का कोडिंग करता है, यानी वो बताता है कि प्रोटीन सिंथेसाइज होना है, राइट। सो डीएनए जो कि कोडिंग इंस्ट्रक्शंस, जिसके कोडिंग इंस्ट्रक्शन यूज किए जाएंगे, बेयरली 2% समथिंग होता है जो कि हम यूज कर रहे होते हैं बॉडी में।
प्रोटीन इन द सेल जनरेट करने के लिए। डीएनए कंटेन्स इंस्ट्रक्शन और कोडिंग, और बेसिक भाषा में समझाने की कोशिश करती हूँ। डीएनए के अंदर कोड्स होते हैं, ठीक है, उनसे सेल के अंदर प्रोटीन बनता है। लेकिन ये सारे कोड जो हैं डीएनए के काम नहीं आते। बेयरली 2% कोड्स जो होते हैं डीएनए के, वो ही प्रोटीन सिंथेसिस में यूज किए जाते हैं। फिर कुछ कोड्स होते हैं जो आरएनए सिंथेसिस में काम आते हैं, ओके। लेकिन कुछ कोड्स ऐसे होते हैं जो कहीं भी काम नहीं आते। डीएनए ऐसे खाली पड़ा हुआ है, वो वाला कोड एरिया, उस कोड एरिया को कहा जाता है जंक रीजन ऑफ डीएनए, किसी काम का नहीं है, ठीक है। इतना बड़ा डीएनए है, लेकिन सिर्फ इतना सा पोर्शन काम आ रहा है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, इतना पोर्शन काम आ रहा है आरएनए के लिए, बाकी सारा जंक पड़ा हुआ है। उस जंक डीएनए के अंदर ही कैंसर, पोटेंशियल कैंसर ड्राइवर्स हिडन पाए गए हैं। तो जंक डीएनए समझ में आ गया जी, क्या होता है, आया समझ में। सो नॉन कोडिंग डीएनए जो ना तो प्रोटीन बना रहे हैं, ना आरएनए मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर रहे हैं, खाली पड़े हुए हैं, उनको जंक रीजन्स ऑफ डीएनए कहा जा रहा है। उनका फंक्शन आज तक हमको नहीं पता कि भाई ये जंक रीजन करते क्या एक्चुअली, पर होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम डिफेंस रीजन की तरफ मूव करते हैं। और डिफेंस रीजन में इंडिया टेस्ट फायर्स फर्स्ट इंडिजिनस एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम। रुद्रम 1 जो है, रुद्रम 1 को सक्सेसफुली टेस्ट फायर कर लिया गया है। भारत की पहली, भारत में ही बनाई गई यानी इंडिजिनस एंटी रेडिएशन मिसाइल है। यानी जहां से भी रेडिएशन निकल रहे हैं, हमारी ऑपोजिट पार्टी है, जो भी हमारे अगेंस्ट पार्टी है, वो जहां से रेडिएशन निकाल रही है, उस रेडिएशन के बेसिस पे जाके टारगेट को हिट किया जाएगा, ओके। यानी कि उनकी जो जिस भी तरह की कम्युनिकेशन हो रही हैं वो सारी ध्वस्त कर दी जाएंगी, ओके। सो इंडिया हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड इट्स फर्स्ट इंडिजिनस एंटी रेडिएशन मिसाइल, जो कि किसने डेवलप की है, डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। किसके लिए, इंडियन एयरफोर्स के लिए। कौन यूज करेगा रुद्रम मिसाइल, इंडियन एयरफोर्स यूज करेगी। और इसको इंटीग्रेट किया गया है इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स के साथ में, वो इसको ऊपर ले जा करके और छोड़ेंगे, ठीक है। और ये क्या करेगी, इसके अंदर, इन मिसाइल्स के अंदर जीपीएस, INS जीपीएस नेविगेशन लगा हुआ है, जिससे ये एक्यूरेटली रेडिएशन एमिटिंग टारगेट्स को आइडेंटिफाई करेगी और उनको ध्वस्त कर देगी, ठीक है जी। ये देखो, ये सारी बातें यहाँ पे भी लिखी हुई हैं जो मैंने आपको बताई हैं। नथिंग न्यू, यू कैन गो थ्रू दिस पोस्टर। इसी के साथ साथ ना मैंने टाइप्स ऑफ मिसाइल आपको डाली। जैसे एंटी रेडिएशन मिसाइल का काम क्या होता है, सामने वाले के जो रेडिएशन सिस्टम से उनको खराब कर देना, विस्फोट कर देना। इसी तरह से बॉलिस्टिक मिसाइल क्या होती हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल होती हैं, न्यूक्लियर या कन्वेंशनल वॉरहेड्स लेकर के जाती हैं। किस तरह की मिसाइल हमारे पास बॉलिस्टिक मिसाइल हैं, एंटी टैंक मिसाइल हमारे पास कौन कौन सी हैं। तो ये मैंने आपके लिए एडिशनल स्टैटिक पॉइंट डाल दिए हैं। जो बच्चे पर्टिकुलरली आर्म्ड फोर्सेस रिलेटेड एग्जामिनेशन देते हैं वो इनको और अच्छे से गो थ्रू कर लें। बाकी बच्चे भी एक बार पढ़िएगा, काम की तो डेफिनेटली है ये। जैसे अब देखो यहाँ पे आपको ये रही एंटी रेडिएशन मिसाइल, रुद्रम है, NGARM है, और अब इनमें वो भी हैं जो आ चुकी हैं और वो भी हैं जो अब आएंगी फ्यूचर में, है ना। और इनका काम होता है एनिमी के रेडार इंस्टॉलेशंस को खराब कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया रजिस्टर्स हाईएस्ट एवर ग्रोथ इन वैल्यू ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन इन 23-24। 2023-24 में हमने जितने डिफेंस प्रोडक्शन किए हैं इन हाउस, वैल्यू के हिसाब से अगर हम देखें तो हाईएस्ट एवर ग्रोथ हमने की है। यानी जितने भी हमने डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाए हैं उनकी वैल्यू अभी तक हमने सबसे ज्यादा वैल्यू वाले ये चीजें बना ली हैं। इन टर्म्स ऑफ वैल्यू फाइनेंशियल ईयर 23-24 में 1,08,684 करोड़ रुपीस वर्थ के हमने डिफेंस प्रोडक्शन किए हैं, अभी तक का हाईएस्ट एवर है। और इसमें जो 80%, ऑलमोस्ट क्लोज टू 80% जो है वो डिफेंस PSUs और अदर PSUs यानी गवर्नमेंट रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है। 20% कॉन्ट्रीब्यूशन इस प्रोडक्शन में प्राइवेट कंपनीज का है। डिफेंस एक्सपोर्ट की भी अगर हम बात करें, अभी तक हाईएस्ट रिकॉर्ड हमने इंडिया के सेंस में, हमने जो कुछ बना करके बाहर एक्सपोर्ट किया डिफेंस इक्विपमेंट, वो हाईएस्ट रहे हैं। करीब 21,083 करोड़ के 32.5% की ग्रोथ हमने रजिस्टर की है। यानी कि इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाने में आत्मनिर्भरता की ओर काफी तेजी से बढ़ रहा है। चलिए, रक्षा राज्य मंत्री, रक्षा मंत्री नहीं है ये डिफेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, इन्होंने फ्लैग ऑफ किया सक्सेसफुल एक्सपेडिशन टीम ऑफ NCC गर्ल एंड बॉय कैडेट्स टू माउंट कांग यात्से 2। ये न्यूज मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए ली है कि माउंट कांग यात्से 2 कहां है।
ठीक है, अगर एग्जामिनर पूछ ले, बिकॉज देखो स्टैटिक के पॉइंट्स भी करंट में से उठ करके आते हैं, तो ये कोई नहीं पूछेगा कि भाई एनसीसी कैडेट बॉयज और गर्ल्स की एक्सपेडिशन भेजी थी, किसने फ्लैग ऑफ की थी, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। कांग यात्से 2 कहाँ है? ये एक माउंटेन है जो कि लोकेटेड है मारखा वैली के अंदर, लद्दाख रीजन के जो हिमालयाज है ना, और वो हेमिस नेशनल पार्क के अंदर पड़ती है ये कांग यात्से 2। तो बस इतना पॉइंट ध्यान रखेंगे। चलिए जी, अब हम आ जाते हैं स्पोर्ट्स सेक्शन पे, इसके बाद ओबिचुअरी करेंगे और फिर रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस करके सेशन एंड करेंगे। सो बीपीसीएल ने पार्टनर किया है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ प्रिंसिपल स्पॉन्सर के तौर पे। बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड महारत्न कंपनी है, उसी के साथ साथ फॉर्च्यून 500 कंपनी है ग्लोबल। तो इसने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रिंसिपल स्पॉन्सर के तौर पे अपनी जगह बना ली है 4 साल के लिए, यानी इस बार के ओलंपिक से लेके, पेरिस ओलंपिक से लेके लॉस एंजलिस ओलंपिक्स तक ये प्रिंसिपल स्पॉन्सर रहेगी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। अगली खबर, जो बीटीएस के फैन है, देखो ऑनेस्टली मुझे ढंग से पता भी नहीं है बीटीएस क्या है, मुझे बस इतना पता है कोई कोरियन बैंड है, शायद कोई गाते हैं, और आई डोंट नो व्हाई बट टीनेजर्स आर ह्यूज फैन ऑफ देम, और मुझे बस ये पता है कि इस तरह से कुछ हार्ट बनाते हैं ये, बस नथिंग मोर देन दैट आई नो। बट एनीवेज, जो मुझे पढ़ाना है, जो आपको पता होना चाहिए, बीटीएस के जो जिन हैं, बीटीएस जिन हिम, so he has been chosen as South Korea's torch bearer at Paris Olympics 2024। साउथ कोरिया की तरफ से जो टॉर्च बेयरर रहेंगे पेरिस ओलंपिक्स 2024 के, उसके लिए किसको चूज किया गया? जिन को। क्यों चूज किया गया है? बिकॉज ये हार्मनी और पीस का संदेश लेकर के जाएंगे। टॉर्च बेयरिंग का कॉन्सेप्ट क्या है भाई? टॉर्च बेयरिंग जो है ओलंपिया ग्रीस से चालू होती है, एक ऐसी मशाल होती है, और जो भी देश ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करेंगे उन देशों से मशाल पास होते हुए जाती है, लास्ट में आकर के ये होस्ट सिटी, जैसे इस बार पेरिस है, वहां आकर के मेन जो मशाल होगी उसमें शामिल कर दी जाती है, ठीक है। और ये इनॉग्रेशन ट्रेडिशन 1936 बर्लिन समर ओलंपिक से चालू किया गया था, आज तक बरकरार है। जिस जिस देश में जाएगी वैसे वैसे टॉर्च बेयर कोई ना कोई करता जाएगा। चलिए बताइए, इंडिया से टॉर्च बेयरर इस बार के समर ओलंपिक, ये जो पेरिस ओलंपिक्स 2024 है, कौन रहे इंडिया से टॉर्च बेयरर? राइट डाउन द नेम, ठीक है जी। और अब बस किक ऑफ होने ही वाले हैं समर ओलंपिक्स 26 जुलाई से। Then Hardik Pandya becomes the first Indian to occupy top spot in ICC T20 International All-Rounder Ranking। ICC T20 International की All-Rounder Ranking में पहले भारतीय जिन्होंने टॉप पोजीशन ली है वो बन गए हैं हार्दिक पांड्या। ओके जी, चलिए देन आते हैं ओबिचुअरीज पे। पहला दुखद निधन, कर्नाटक म्यूजिशियन कल्पकम रमन जी, कल्पकम रमन, अब इनका निधन हो चुका है, नोटेड कर्नाटक म्यूजिशियन रह चुकी हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट जिम्नास्ट पोजार्ड डाइज एट 51। सो फ्रेंच जिम्नास्ट, फ्रांस के जिम्नास्ट रहे, और इन्होंने पोमेल हॉर्स, ये जो आप देख रहे हो इसको पोमेल हॉर्स कहा जाता है, पोमेल हॉर्स में सिल्वर मेडल ओलंपिक्स में जीता था सिडनी ओलंपिक्स 2000 के अंदर, और अब इनका निधन हो गया है। नाम क्या है? एरिक पोजार्ड, एरिक पोजार्ड। नेक्स्ट, वेटरन एक्टर स्मृति बिस्वास जी, इनका भी निधन हो गया है। शी वॉज 100 years व्हेन शी पास्ड अवे। सो कौन सी फील्ड से बिलोंग करती थी? ये एक्टिंग की दुनिया से बिलोंग करती थी। ओके, चलिए सेशन हो चुका है खत्म अभी, लेकिन रिवीजन क्वेश्चन हम लेंगे, टेस्ट लेंगे, और उससे पहले जितने भी नए बच्चे हमसे जुड़े हैं आपको मैं बता देती हूँ, आप डेली करंट अफेयर में जो भी कुछ पढ़ते हो उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम और परचम ऐप के फ्री मटेरियल सेक्शन में मिल जाता है। इसके अलावा आपको कुछ भी चाहिए, जैसे कि सवाल ई बुक हो चुकी है लॉन्च, सारे बच्चे ध्यान दें, सवाल ई बुक जिसमें आपको हर महीने 200 MCQ विथ एक्सप्लेनेशन मिलता है करंट अफेयर का, वो लॉन्च हो चुकी है। parchamclasses.in से जाकर के आप एक्सेस कर सकते हो। .in याद रखिएगा। जिन बच्चों के पास नहीं, ये तो कहीं ऐड नहीं होती है, ये यहीं से लेनी पड़ेगी। इसका एनुअल सब्सक्रिप्शन आप जरूर ले सकते हो परचम ऐप से, तो हर महीने आपको नहीं खरीदनी पड़ेगी, आपने परचम ऐप में जाके सवाल ई बुक का एनुअल सब्सक्रिप्शन ले लिया, हर महीने आपके सब्सक्रिप्शन में ऐड होती रहेगी, ठीक है जी। चलिए, उसके अलावा एसएससी वाले बच्चों, मैं बार बार कह रही हूँ, अगर जनरल अवेयरनेस की ढंग से तैयारी करनी है और अभी तक कहीं और आपने अपना मनी नहीं डाला है, अगर डाल दिया तो फिर तो बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी कि आप एक और चीज़ लो। इफ़ यू कैन अफोर्ड एंड इफ़ यू आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू क्वालिटी कंटेंट, ठीक है, जिसपे आप रिलाई कर सको, तो गो एंड चेकआउट परचम ऐप के ऊपर एसएससी जनरल अवेयरनेस टारगेट 2024 कोर्स, राइट। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड स्टैटिक जीके आपको मिल जाएगा। अब तो सीजीएल एग्जाम आना है, राइट, सो उसके लिए अच्छे से यहाँ से आप तैयारी कर सकते हो। टियर 2 लेवल तक का कंटेंट आपको मिल जाएगा। इसमें स्टैटिक जीके मैंने डील किया हुआ है। सिलेबस देख लीजिएगा, इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा, फ्री लेक्चर्स होंगे, सब कुछ देखिए, डिस्क्रिप्शन पढ़िए, तसल्ली कीजिए, तो बाय कीजिएगा। और ये एसएससी टेस्ट सीरीज है,
ये भी हाईली एग्जाम ओरिएंटेड बनाई गई है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एंड एवरीथिंग आर देयर। कुछ भी डाउट होता है, क्वेरी कंसर्न है तो पूछ लिया कीजिए, फिर परचेज किया कीजिए। और परचेज के बाद कभी कोई प्रॉब्लम आती है, वैसे आनी नहीं चाहिए, तो भी parchamclasses06@gmail.com पे आप मेल करोगे। ठीक है, वी आर हैप्पी टू हेल्प यू प्रोवाइडेड यू रीच आउट टू अस ऑन द राइट प्लेटफॉर्म। ठीक है, टाइम ध्यान रखिएगा जी, मंडे टू सैटरडे ही टीम अवेलेबल होती है। टाइम फॉर आवर रिविजन क्वेश्चन लेना शुरू करेंगे। Who is appointed as the head of National Medical Commission NMC के नए चेयरपर्सन, हेड यानी चेयरपर्सन के तौर पे किसको अपॉइंट किया गया? नेशनल मेडिकल कमीशन। याद करो नेशनल मेडिकल कमीशन, क्या आंसर होगा? गंगा जल। गंगा जल से क्या याद किए थे हमने? BN गंगाधर जी। ओके, नेक्स्ट का ये, विच टाइप ऑफ स्पीशीज इज सेना स्पेक्टेबुलस क्लासिफाइड एज इन इंडिया? भारत के अंदर ये जो स्पीशीज है, पीले फूल याद है वो, तो ये जो स्पीशीज है किस तरह से क्लासिफाई की गई है? एंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, एंडेमिक है, इन्वेजिव एलियन स्पीशीज है। इन्वेजिव एलियन स्पीशीज है, IAS ही है। ओके, इन्वेजिव एलियन स्पीशीज यानी आई, और इसने अपना साम्राज्य बना लिया और हमारी नेटिव स्पीशीज को बढ़ने नहीं दे रही है। विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1? रुद्रम 1 बनाई किसने है? DRDO ने बनाई है, बिल्कुल सही है। और किसके लिए बनाई है? इंडियन एयरफोर्स के लिए। विच कंट्री ज्वाइन 10th full-time member of SCO during 24th session? समिट नहीं आएगा। Which country joined as the 10th full-time member of Shanghai Cooperation Organization during 2024 summit session? ठीक है, SCO की 10वीं मेंबर कौन बनी है? फुल टाइम मेंबर कौन सी कंट्री बनी है? जल्दी बताओ। बेलारूस बनी है। ओके, देन हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट? किसने लिखी है कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट? कटप्पा जी ने तो लॉन्च की थी, लिखी किसने है जी? बताओ 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 बताओ। कर्नल MB रविंद्रनाथ। बड़े कंफ्यूजिंग से ऑप्शन देते हैं हम, ऑब्वियस नहीं करते आपके लिए, आप आंसर करने में थोड़ी डिफिकल्टी तो फेस करो। हु इज अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट? पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, सोचो अपने पास क्या लेके बैठते थे? नाग, देख लो, मुझे नहीं पता। हाँ, वेरी गुड, शील नागू। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ 102nd इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे इन 2024? 2024 इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे की थीम क्या है? फॉर ऑल थी कुछ ना कुछ। यस, सो कोऑपरेटिव बिल्ड्स अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल। ए विल बी द राइट आंसर एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। डायरेक्टर जनरल ऑफ PIB, ये मैंने जान करके डाला है यहाँ पे ताकि पुराना वाला थोड़ा भूल जाओ, नया वाला याद रहे आपको। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। आज सैटरडे हो चुका है, कल है हैप्पी संडे। सो हैव अ हैप्पी वीकेंड। दिन में 12 बजे आपका वीकली रिवीजन सेशन आएगा, पायल मैम लेंगी। शाम को 7 बजे बैंकिंग एंड फाइनेंस करंट अफेयर वीकली सेशन आएगा, डू नॉट मिस दैट आउट ऑल्सो। अब हम मिलेंगे मंडे को, और जैसे पढ़ते हैं ऐसा पढ़ना कंटिन्यू रखेंगे। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।